नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। और आज शुभ दीपावली के इस अवसर पर हमारे मध्य हैं ओमवीर जी। ओमवीर जी धवल, आप जवाई से हैं, आप एक शिक्षक भी हैं, तो आप एक शोधकर्ता भी हैं। और किन विषयों पर शोध करते हैं? जी हाँ, ज़रूर। नई दुनिया नया ज़माना इस कार्यक्रम को हम लेकर के आते हैं। बात करते हैं हम सतत विकास के बारे में, और साथ ही साथ खास करके हम गौर करते हैं और इस बात को लेकर हम जागरूक भी होते हैं और जागरूक भी करते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे इस अरावली पर्वतमाला के बीच में, तो उसे हम कैसे संरक्षित कर पाए। उसके संरक्षण में कार्यरत कार्यकर्ताओं से हम बातचीत कराते हैं, उन स्वयं सेवकों से हम आपके बातचीत कराते हैं। तो आज कार्यक्रम के दौरान हमारे मध्य हैं ओमवीर जी। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनके बारे में बेहतर तरीके से। ओम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर। जी सर, हैप्पी दिवाली। शुक्रिया। तो आपके बारे में हमारे श्रोता मित्रों को बताइए कि आप किस फील्ड पर कार्यरत हैं और क्या शोध आप कर रहे हैं। अभी तो एट प्रेजेंट में पीएचडी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जी। प्राइवेट संस्था है, और मेरा जो स्टडी है वो एमएससी जूलॉजी में हुआ है जी। और उसके बाद मैंने 2 साल का बीएड का प्रोग्राम किया, बैचलर इन एजुकेशन जी। तो सर, आपने जूलॉजी वाला फील्ड क्यों चुना है? मैं बीएससी के बाद में जब एमएससी के लिए जाते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि बॉटनी में कर सकते हो, जूलॉजी में कर सकते हो या केमिस्ट्री में कर सकते हो जी। तो मेरा शुरुआत से थोड़ा सा एनिमल के लिए थोड़ा सा इससे सॉफ्ट टच है, तो फिर मैंने सोचा कि जूलॉजी में किया जाए, जंतुओं के बारे में ज्यादा बेहतर नॉलेज मिल जाए। जी बिल्कुल, जानवरों के बारे में बेहतर नॉलेज के लिए। तो आप जवाई के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, अरावली रेंज को भी आप समझते हैं, और यहाँ के जानवरों के लिए और यहाँ के जीव जगत हरियाली के लिए भी आप कार्य कर रहे हैं। तो स्पेशली आप क्या करते हैं? पढ़ाते भी हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और ये कार्य फिर कैसे करते हैं? ये अभी 1 ईयर हुआ है, मैंने अभी कॉलेज ज्वाइन किया है। इससे पहले मैं रिसर्च फील्ड में था, मेरे 5 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर भी है जी जी। हर्पेटाफोना एंड ऑर्निथोलॉजी से, पक्षी विज्ञान और सरीसृप विज्ञान जी। तो ये फिर स्पेशल फील्ड कैसे चुना आपने? मैम एक्चुअली में मेरा जो एमएससी हुआ ना जी, तो वहाँ से ये सब मतलब वहाँ से एडप्ट हुआ सारा चीजें। पता नहीं था पहले, तो वैसे तो गाँव से निकल के बच्चे तो इतना नॉलेज नहीं होता एमएससी तकनीक पहुंचे। अभी तो जैसे बहुत सारा सिस्टम चेंज हो गया कि आपको नॉलेज मिल जाता है सभी जगह। तो हमारे टाइम में तो हम समझते भी नहीं थे कि बीएससी तक बहुत है, बीएससी के बाद में सिर्फ बीएड करते थे हमारे वहाँ से जितने भी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, हमारे सर से उन्होंने मोटिवेट किया था कि एमएससी जरूर करना। फिर वो एमएससी का जैसे फील्ड चुना ना, तो वहाँ पे मैम एक लाइव जूलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है एमएससी के अंदर। तो मेरा एमएससी एमबीए बिजनेस से हुआ कैंपस अजमेर जी। तो वहाँ से जो होने का ये फायदा हुआ कि वहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड फाइनल ईयर के अंदर, दोनों ईयर के अंदर लाइव जूलॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता है। लाइव जूलॉजी में क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट किया जाता है जिसके अंदर एक एरिया होता है, आपके उधर पे आप जिस फील्ड को चुनते हो उसमें एक एरिया होता है, वहाँ के एनिमल्स जितने भी मिलते हैं ना उनके फोटोग्राफ कलेक्ट करके उनका एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ गया एनिमल के प्रति। जी ओके। तो फिर आपने उसको जारी रखा, अब तक भी आप उस कार्य को कर रहे हैं? 2016 में पास आउट हो गया था मैं जी। फिर मैं वहाँ से घर आ गया था। तो मेरा घर जवाईबाग के बिल्कुल पास नहीं है, 3 किलोमीटर। और इससे पहले देखे तो मेरी फैमिली पहले जवाईबाग की रहती, तो मैं वहीं पे है, मेरा होम टाउन वही। आपका जन्म जवाई में हुआ है? जी मैम, और जवाई टाइम पे मेरे दादाजी एजुकेशन विभाग में थे उस टाइम, जब बैन बिल्ट हुआ तब से। जी जी। तो थोड़ा सा है जवाई से थोड़ा सा टच है, पुराना नाता है। तो हाँ पुराना नाता है। तो 2015-16 के बाद में यहाँ आ गया ना, तो यहाँ देखा तो ये जो सिनेरियो था कि जैसे ही कोई सांप और घरों में आ जाता है, कोई भी एनिमल से मार दिया जाता है, तो
तो फिर थोड़ा सा स्टडी करने के बाद पता चला कि लेक ऑफ अवेयरनेस या लेक ऑफ नॉलेज, लोगों को नॉलेज नहीं होती कौन सा सांप जहरीला है। तो जहरीला बोलते उसको एक्चुअल में वेनमस बोला जाता है। थोड़ा सा इसमें सुधार करने की कोशिश करना चाहूंगा कि जिसे आप पॉइजनस बोलते हो वो अगर सांप का जहर है तो वेनमस बोला जाएगा। वेनमस, ओके। हाँ, पॉइजन अलग होता है और वेनम अलग होता है, तो ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है अभी लोगों में। कैसे अलग होता है ये? पॉइजन आपकी बॉडी के टच में आएगा तो वो आपको मतलब आप उसको खा भी लोगे तो वो आपके लिए टॉक्सिक होगा। बट वेनम आपके ब्लड के कांटेक्ट में आना चाहिए। ओके। वेनम की स्पेशली ओनली पर अगर ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो ही वो रिएक्ट करेगा। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। बट अपन उसको एक ही वर्ड से बोलते हैं कि जहरीला सांप है, तो ये है थोड़ा सा। इसके अलावा ये भी है कि जैसे सांप को दूध पिलाया जाता है तो वो भी है। तो सांप के अंदर ऐसा कोई मतलब लैक्टोज को पचाने के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए उसका जहर ही उसके लिए पाचक रस की तरह काम करता है। जी सांप के जी। तो सांपों के लिए भी आप काम कर रहे हैं और जवाई बांध के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी आप काम कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं इस वक्त, जो माहौल है कितना बिगड़ा हुआ है और क्या बिगड़ा हुआ है जिससे हमें सुधारने की आवश्यकता है? जैसे अभी मैं 2016 से बात करूँ तो उससे पहले बहुत बिगड़ा हुआ था, जैसे अगर स्नैक्स के मामले में देखा जाए तो। बट मैंने ये शुरुआत की रेस्क्यू की यहाँ पे जी। तो हमारे गांव से मैंने शुरुआत, मेरे घर से शुरुआत की। पहले हमारे घर में जो ये हो रहा था उसे बंद किया गया, क्योंकि कितनी भी हम शुरुआत पहले अगर घर से की जाए तो बेस्ट रहता है। तो पापा तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताया, फिर मैंने धीरे धीरे मेरी गली के अंदर रेस्क्यू काम शुरू किया। रेस्क्यू पर फिर ये जब मैंने काम शुरू किया था इसके साथ मेरे फ्रेंड सर्कल जुड़ गया था, तो वो वहाँ से बहुत सपोर्ट मिला मेरे को। तो फिर जाके समथिंग 15 से 20 मेंबर हो गए थे तो ये काम करते थे। बेसिकली बहुत सारे फ्रेंड्स जॉब के अंदर है, बट ये काम हम तभी करते हैं जब हम फ्री होते हैं जी। और मतलब इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता हमारी टीम के द्वारा। 1 भी रुपया आज दिन तक किसी ने कोई चार्ज नहीं किया, वॉलंटियर से सब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम किया। लगभग 5,000 सांपों को बचाया है अपने एरिया से। और हमारे गांव से शुरू करके हमने 14 से 15 गाँव कवर किए करीब दवाई के आसपास के 14 गाँव में। हाँ, 14 गाँव में। मतलब हमारे गांव से हमने शुरू किया था, 5 साल का काम हमने पूरा किया है। 5 साल 16 के बाद मैंने बहुत सारा काम किया। कोविड में थोड़ा सा स्लो कर दिया था काम जी, वो थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी थी। तो 5 साल इससे पहले जो काम किया था वो हमने हमारे गाँव, एक गाँव से शुरू किया, फिर आसपास के गाँवों को जोड़ते गए दवाई के गाँव, और नए लोग जुड़ते गए, थोड़ा सा एजुकेटेड करते गए लोगों को। बट वहाँ से फिर जब 19 में 20 में पहुंचे तो ये अच्छा था कि जब कॉल आती थी तो ये बोला जाता था कि हमारे घर पे कोबरा आया है, हमारे घर पे कैरेट आया है। तो ये एजुकेशन का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत पड़ा। तो पहले सभी सांपों को एक ही माना जाता था कि ये ऐसा ये ऐसा। उसके बाद जब हम जब भी रेस्क्यू करते हैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देते लोगों को, ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, कलर पैटर्न ऐसा होता है, रात को ये एक्टिविटी होती है, ऐसा बताते हैं, तो वो लोगों को धीरे धीरे समझ में आना जी। तो ज्यादातर हमारे इस एरिया में जैसे अरावली रेंज में कौन से सांप देखने को मिलते हैं? अगर वेनमस देखे तो बिग 4 वेनमस यहाँ प्रेजेंट है। इसमें है अपना जिसको भारतीय नाग बोलते हैं जी, स्पेक्टिकल कोबरा, ठीक है। उसके बाद में कैरेट होता है जिसे तीवड़ा सांप बोला जाता है जी, मारवाड़ी भाषा में तीवड़ा सांप बोला जाता है। करेट भी है जिसकी लेट नाइट एक्टिविटी होती है, 10 से 4 के बीच में एक्टिव रहता है रात को। और ऐसा बोला जाता है कि 7 से 7 मिलाते हैं, तो वो वही बन सकते कि अगर वो बाइट कर लेगा और नहीं देखा है तो पता भी नहीं चलेगा कि आप उठ भी पाओगे, ये वाली कंडीशन हो जाती है। तो ये 2 है। इसके बाद में वाइपर में है रसल वाइपर और पॉलिटिकल वाइपर। थोड़ा सा पथरीला एरिया प्रिफर करते हैं और जवाई थोड़ा सा पथरीला है, थोड़ा सा ज्यादा पथरीला तो है। चारों स्पीसीज बिग 4 में आते हैं, चारों स्पीसीज है वेनमस समस्ती। इसके अलावा बहुत सारे नॉन वेनमस और माइल्डली वेनमस एक बीच की और सीरीज है जो कम जहरीले होते हैं और उनकी अगर बाइट हो जाए तो आपको ज्यादा से ज्यादा निकली आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नॉन वेनमस की अगर बात करें तो वो अगर बाइट करेंगे तो नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है, बट डर के मारे आपको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वही लेकर
अवेयरनेस की बात यहाँ हो सकती है कि मान लो आपको समझ में आया कि ये तो जहरीला है, फिर आपको ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी कि नहीं ये तो जहरीले सांप ने मेरे को काट दिया। तो है थोड़ा सा अवेयरनेस की बहुत दिक्कत है। जी, अवेयरनेस की कमी है। आपसे जानना चाहेंगे सर, आपने रिसर्च किया, शोध किया, तो आपको पता चला, आपने पढ़ाई भी उस विषय पे किया है। तो जो यूथ इस वक्त सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि शोध करने से फ़ायदा क्या है? जैसे अगर हम पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, ये तो एक फ़ायदा है। इसके अलावा और क्या फ़ायदा होगा हमारे एनवायरनमेंट को भी और एक पर्सन को भी? मैम अगर शोध करने से फायदा ये है कि जैसे आप देखोगे तो सांपों की जैसे स्पीशीज बहुत सारी या बर्ड की स्पीशीज बहुत सारी, तो जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं होगा आप तो जज नहीं कर सकते ना, या फिर उसके बारे में पता नहीं। तो शोध का मतलब यही होता है कि आप उसके बारे में बताते क्या है, फिर आप वो भी मतलब ऑथेंटिकेशन आप देते हैं ना किसी को। जी, जैसे आप हर काम को देखते ही बोलोगे इसे जहरीला, लेकिन अगर आपके पास है नॉलेज और आपके पास ऑथेंटिकेशन है तो आप बता सकते हो ना कि नहीं ये जहरीला। जी, आप उसको हाथ में पकड़ के दिखा सकते हो कि लो ये लो मैंने पकड़ के जी। तो काट भी लेगा तो मुझे बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और एक आप और आस-पास के आपके जो लोगों को जो आपको जो आपने स्टडी कर रखी है वो आप लोगों को दे जी, ज्ञान, जैसे जो ज्ञान है या नॉलेज है वो आप लोगों को दे। जी, बिल्कुल। और पूछना चाहूँगी कि यूथ के लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी है क्या? जब हम शोध करते हैं या इस विषयों के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो क्या? अगर आप डॉक्टर फील्ड में है, अगर आप पीएचडी के लिए पढ़ना चाहते हो, जेआरएफ क्लियर करके चाहते हो, तो आपको जेआरएफ और एचआरएफ के गवर्नमेंट पोस्ट की शायद 30 प्लस मिलते हैं जी, पर मंथ। आपको गवर्नमेंट आपको जितनी पैसा छोड़ देती ओके। है, तो इसके लिए कि आपको ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, अगर आप ग्रोथ नहीं दिखाओगे तो वो पैसा ग्रोथ दिखानी पड़ेगी तो इसके स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा तो आपका अगर एरिया बड़ा है, वाइड है, तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस मिल सकता है। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी की कोई बड़ी चीज पे आप काम करो, जैसे टाइगर पे काम तो प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो जी, उससे भी फंडिंग। जी। तो आपने अपने पैशन को प्रोफ़ेशन में तब्दील किया है। तो अपने पैशन को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम खुद भी संतुष्ट रहते हैं और इससे जॉब भी और पैसे भी हम इनकम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो राजस्थान में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है? कहाँ-कहाँ हम रिसर्च कर सकते हैं या स्कॉलरशिप ले सकते हैं? ऐसे क्या-क्या कॉलेजेस हैं? हाँ, जैसे राजस्थान में अभी जो दवाई वाला एरिया वो बिल्कुल अनटच है। जैसे अभी लेपर्ड के लिए यहाँ बहुत ई फेमस हो चुका है। जी, लेपर्ड की स्टडी बहुत कम लोगों ने की, कहाँ से लेपर्ड और यूनिक हैबिटेट प्रेफर करते हैं। बेसिकली लेपर्ड ऐसे बहुत सारे एनिमल होता है, बट यहाँ पे इजी कोई दिख रहा था और का वीडियो आया था, उसके अंदर भी बताया गया था कि 3 से 4 या 5 लेपर्ड साथ में दिखे, तो ऐसा कभी होता नहीं। तो यहाँ पे यूनिकनेस है। और इसके अलावा ये है कि दवाई में एक भी कॉन्सेप्ट का केस नहीं, जी, मतलब जो लेपर्ड और ह्यूमन के बीच में जो अगर संघर्ष हो तो उसके अंदर ऐसा कोई केस नहीं है कि लेपर्ड ने अटैक किया है कभी ह्यूमन के ऊपर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो है, यूनिक फील्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारे है यहाँ जानने, हुँ। तो अभी भी अनटच है, अभी भी उनको खोजना बाकी। जी, तो आप उन स्पीशीज़ के बारे में जान सकते हो, अपने एरिया को बेहतर तरीके से जान सकते हो और इसके साथ-साथ आप इसको रोज़गार के माध्यम भी बना सकते हो। बहुत खूबसूरत। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने जब शुरुआत की होगी, तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ा होगा आपको, तो क्या-क्या चैलेंजेस थे इसमें? फर्स्ट चैलेंजेस तो यही था कि घर वालों को समझाना सही बात है। आप रेस्क्यू कर रहे हो, तो रेस्क्यू को अब राजस्थान में और इंडिया के अंदर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है जिसको बोलते हैं सपेरा। हाँ, तो आपका नाम उसकी बेस पर रख लिया जाता है, जी। जैसे सपेरा है। तो वो लोगों के द्वारा ऐसा थोड़ा होता है, ट्रॉल होने लग जाते हो ऐसा। लेकिन अगर उसको फील्ड को अगर आप कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन बातों को अगर माइंड करते हो तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम दे जी, सकती। तो ये है थोड़ा सा, और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पर्टिकुलर मैं संदेश भी देना चाह रहा हूँ कि इस सभी की जिम्मेदारी है अपने आसपास के पेड़ पौधे और एनिमल की आपको केयर करनी चाहिए, भले वो वाइल्ड हो या डॉग।
आपको केयर करनी चाहिए। किसी पेटी पर रहने का सबका हक है, ओनली फॉर यू ही नहीं है। फूड चैन के अंदर अपन बंधे हुए हैं और फूड चैन अगर टूट गई तो फिर एक स्पीसीज बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी या फिर उसकी क्वांटिटी या संख्या उसकी बढ़ सकती है। जी वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी तो सभी को जीने का हक है, वो भावनाओं को रखते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने को पेड़ पौधे और एनिमल्स को केयर करना। जी। सर आपने जो शोध किया है वो आपने फ्रॉम जवाई कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व से किया है, तो इसके बारे में बताइए कि जवाई कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व क्या है और इससे लोग कैसे जुड़ सकते हैं। जी मैम, जो एक कॉन्सेप्ट आया था कि जब किसी एरिया के अंदर कोई स्पीसीज रहती है और वहाँ के आसपास में लोगों की संख्या भी ज्यादा हो या गाँवों की संख्या ज्यादा हो तो उसे कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दिया था कि वो स्पीसीज वहाँ प्रोटेक्ट हो सके किसी तरीके से। तो कम्युनिटी रिजर्व बनाने से मतलब ये है कि उसके शिकार के ऊपर प्रतिबंध लग जाता है बेसिकली, और वहाँ पे जितनी भी स्पीसीज है उनको भी मतलब ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। वहाँ पे लोग शिकार न करें क्योंकि वो कुछ धाराएं लगाई जाती कि आप जब शिकार करते हुए पाएंगे तो आपको सजा हो, तो ऐसा सिस्टम रहता है। तो इससे वही है कि एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाए और साथ में उनको भी मुआवजे का भी प्रावधान होता है कि अगर वो कोई एनिमल आपकी गाय जैसे को मार ले, डोमेस्टिक एनिमल को मार ले तो मुआवजा। जी जी। तो यूथ मिलकर के ही बना सकते हैं? नहीं, यूथ नहीं, गवर्नमेंट आपको अप्रूव करती है। गवर्नमेंट आपको अप्रूव करती है। जी हाँ, कंडीशन और उसके हालात से जैसे आप टाइगर रिजर्व घोषित कर रखा है उस हिसाब से कम्युनिटी रिजर्व घोषित करेगा। उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा हमको? नहीं, वो गवर्नमेंट देखती है, वहाँ पे एक बार उनको बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा एनिमल है जो प्रोटेक्शन के लायक है। तो शेड्यूल्स बनाए गए हैं 1972 के अंदर तो प्रोटेक्टेड स्पीसीज को शिकार के लिए प्रतिबंध किया गया है। शेड्यूल 1 to 3 ऐसे 6 शेड्यूल्स बनाए गए जिसमें सब शेड्यूल्स के अंदर लगा रखा गया है टाइगर है, लेपर्ड और ये सारी स्पीसीज। तो इनका शिकार करना मतलब बहुत उसके लिए बहुत बड़ी सजा है और बहुत बड़ा अमाउंट मतलब कहते फाइन भी है। जी बिल्कुल। एक आर्टिकल्स में लिखा था कि सांप को मार करके फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया गया तो उसके लिए जुर्माना भी वसूला गया, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? वो मैंने एक इंसिडेंट था जिसमें किसी ने सोशल मीडिया, आज तो सोशल मीडिया का थोड़ा सा ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, इंस्टाग्राम रील्स का भाई, तो बस वही है ना, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए ऐसा कर दिया था। तो स्टेट में था और एक सर्च भाई था तो उसको कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दिए गए थे। तो वो वीडियो जब हमारे पास आया तो हमने डीएसओ को कॉन्टेक्ट करके तुरंत एक्शन लेने के लिए बोला। तो बच्चे को पकड़ के लाया गया, फिर पता चला कि वो 12th क्लास का बच्चा था। तो फिर जो फाइन का अमाउंट बढ़ा के उसको जो क्या कहते हैं अगर जेल होनी थी वैसे तो, बट फिर छोड़ कि 12th क्लास का बच्चा उसका भविष्य खराब हो जाएगा बच्चा, तो फिर वही वार्निंग के बेस पे फाइन बढ़ा के फिर उसको छोड़ दिया गया। जी, तो इस प्रकार से हम नहीं कर सकते। बहुत जी हाँ भाई, लोगों को पहली बार पता चला कि सांप को मारने से भी जेल होती है, जी फाइन भी बढ़ना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो आपने ये जागरूकता फैलाई पूरे हमारे आबू और अरावली के अंचल में और अभी भी आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपसे आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक अल्प विराम लेते हैं, फिर हम ब्रेक के बाद पुनः ओम पीजी से बात करेंगे। दोस्तों, आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं 94-14-15-14-15। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM और ये है कार्यक्रम नई दुनिया नया जमाना।
दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। मोह माया की जाल है झूठी, इनको ना अपनाओ, इनको ना अपनाओ। व्यर्थ बातों से मुक्त हो, हीरे समान बन जाओ, हीरे समान बन जाओ। ओम शांति का महामंत्र अब सबको दिलाओ, ओम शांति का महामंत्र अब सबको दिलाओ। मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ। मन मंदिर में दीप जलाओ, 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 मन मंदिर में दीप जलाओ। वेलकम बैक। सुन रहे हैं आप नई दुनिया नया ज़माना। और आज इस शुभ दीपावली के पावन अवसर पर हमारे मध्य हैं ओमवीर जी धवल और जवाई से हमारे मध्य जुड़े हैं। आप एक शोधकर्ता हैं, आप एक शिक्षक हैं, कॉलेज में आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं मिस इन जूलॉजी। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए और इसको बचाने के लिए बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। बायोलॉजिस्ट हैं आप, सरिशा वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी सोसाइटी राजस्थान से। तो इसके बारे में भी जानेंगे। पहले स्वागत करते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आपसे जानना चाहेंगे सरिशा वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी सोसाइटी के बारे में। जी मैम, बेसिकली ये संस्था वेस्ट बंगाल में है, इसका जो हेडक्वार्टर, बट इसकी जो ब्रांच है वो राजस्थान में, जिसको मैं हैंडल करता हूँ जी। तो वहाँ से एक बार ऑफर आया था कि हमारा भी वर्क करना चाहते हैं हम स्नैक के ऊपर। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी ने बाहर से ऑफर दिया था कि हम स्नैक्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं सर्फ पैकेज।
सर्फ साथी, जी मतलब सांप का साथी बेसिकली, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो उसमें वर्क किया था हम 1 साल। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था राजस्थान के अंदर, और यहाँ पे रेस्क्यू को थोड़ा सा और बढ़ावा मिले इसके लिए चलाया था प्रोजेक्ट। सर्प उस टाइम से साथी मैं वहाँ से, हाँ सर्फ साथी, तो उस टाइम से मैं वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली रेस्क्यू की डिटेल हम फेसबुक और उस पर ट्रांस करते हैं, पब्लिश करते हैं कि यहाँ पे इस तरह मुझे इतनी तारीख को इस लेंथ का सांप है और ये नाम है और यहाँ पे रेस्क्यू किया गया लोकेशन के साथ। जी ऐसे डाटा शीट हम फॉर्मेट तैयार करते थे बेसिकली। जी इसके लिए पे रिकॉर्ड रहता था कि कितने सांप रेस्क्यू हुए, तो 25 टाइम। जी। तो सर अगर तो मेरे जी आप बताइए, फिर मैं सवाल पूछूंगी। हाँ जी, तो वही है ना कि शुरुआत जब अगर रेस्क्यूअर की स्थिति देखे तो ऐसे अच्छी नहीं होती। जितने भी रेस्क्यूअर होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में वर्क करते हैं, तो उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिले, उसको थोड़ा सा और लाइमलाइट में लिया जाए कि जितने भी स्नेक रेस्क्यूअर है उनको अच्छा सा ये प्लेटफॉर्म मिले कि हाँ ये वर्क बहुत अच्छा है, आप किसी की जान बचा रहे हो। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। अभी भी रनिंग ऑन बहुत जगह पे, और यहाँ पे भी हम कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सिर्फ एक जान नहीं बचा रहे हो, बहुतों की जान बचा रहे हैं। और जैसे आपने कहा था फूड चेन प्रभावित नहीं होता है जब आप प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू करते हैं। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि इस संस्था के साथ आपके साथ लोग कैसे जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या डायरेक्टली आपको फ़ोन करके? थोड़ा आप संपर्क सूत्र बताएं आप। जी मैम, बेसिकली इसका हेडक्वार्टर तो जैसे मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल में है, तो वहाँ पे एक स्वतंत्र भंडारी है, वो उनके हेड है। वो बहुत अच्छा कूल बंदा है, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऐसा सीखना चाहते हो या फिर ऐसा और help आपसे भी चाहिए संपर्क आपको कर उसके सकते लिए। हैं। हाँ, और मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी मेरा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, ओमवीर धवल फोटोग्राफी, तो वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। बेसिकली मैं थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ से थोड़ा सा ज्यादा करती हूँ, तो मैं अभी डिजिटल ड्राइंग करता हूँ, तो वो भी वीडियो में अपलोड करता रहता क्या बात है सर, डिजिटल ड्राइंग। आप अपने आईडी अगर और बता digital सकते हैं तो बेहतर रहेगा। हूँ। ओमवीर धवल फोटोग्राफी, ओमवीर धवल फोटोग्राफी, तो इस पे आप फोटोग्राफी। इंस्टाग्राम और एफबी दोनों पे हैं, फेसबुक पर? हाँ मैम, इंस्टाग्राम पे है और ये फेसबुक पे भी है, दोनों पे। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने जिक्र किया कि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करते हैं, तो कितना मजा आता है करने में और क्या क्या एक्सपीरियंस है आपका? अगर फोटोग्राफी की बात करूँ तो ये एक वेडिंग से बहुत अलग है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में पेशेंस चाहिए आपको। कि मान लो आप अगर किसी जंगल में जा रहे हो और लेपर्ड की फोटोग्राफी करनी है, तो वो अगर बाहर आ जाए तो ठीक है, मतलब आपके सामने आ जाए तो ठीक है, तो वो हो जाती है। नहीं तो आपको वेट करना पड़ सकता है, मे बी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जब तक वो बाहर नहीं है। तो एक पेशेंस का गेम है बहुत। पेशेंस चाहिए, ये वैल्यू बहुत जरूरी है लाइफ में। जी कोई भी कार्य आप करें। जी हाँ, पेशेंस तो हर काम में चाहिए, बट फोटोग्राफी में, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में स्पेशली थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस चाहिए। एनिमल है, बाहर आ भी जाए, दिख भी जाए, नहीं भी दिखे, कभी कभार हताशा हो जाती है, नहीं दिखा। कभी कभार आपके पास, आपको दिख रहा है और आपके पास कैमरा नहीं होता, कैमरा घर पे होता है, आप कैरी करना भूल जाते, ऐसा भी होता तो है। बहुत सारे तो इंसिडेंट होते हैं मैम। जी जी, आपके मेमोरेबल मोमेंट्स क्या है? कभी ऐसा हुआ हो कि कैप्चर किया होगा आपने, तो मतलब बहुत ही सुकून मिला होगा आपको, आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट हो या ड्रीम कैप्चर हो? फर्स्ट टाइम मैम जब मैं एमएससी करके लौटा था, तब ये थोड़ा सा जवाई का नाम थोड़ा सा लाइमलाइट में हुआ था। जी और उस टाइम मेरे पास कैमरा नहीं था मैम, मेरे फ्रेंड के कैमरे से काम चलता था बेसिकली। तो उस टाइम मैंने मेरे फ्रेंड को कैमरा बोरो किया था, और 2 दिन मैंने लेपर्ड के लिए बाइक पे ही घूमे थे। और फिर जो मैंने एक क्लिक किया था वो भी नाइट में क्लिक किया था, तो पहाड़ पे एक लेपर्ड बैठा है, उसका ऐसे परछाई बन रही है, और बहुत अच्छा क्लिक था। तो वो फर्स्ट क्लिक था मेरा लेपर्ड। उसके बाद तो मैंने बहुत सारे क्लिक किए, बट वो फर्स्ट क्लिक था, तो बहुत खुशी हुई थी। मतलब थोड़ा सा नाइट में था, नाइट में थोड़े से कैमरे का क्या होता है कि मास्क आ जाते हैं उससे, बट वो फर्स्ट फोटो था और उसके लिए बहुत तो मेहनत भी की थी, कैमरा भी उधार से लाए थे। जी जी, फर्स्ट एक्सपीरियंस सभी को याद रहता है, और आपने कहा उधारी पे कैमरा लिया था आपने और फर्स्ट क्लिक किया था रात के टाइम पे, वो आपको याद। सबसे चैलेंजिंग क्लिक कौन सा था?
चैलेंजिंग क्लिक चैलेंजिंग क्लिक बेसिकली मैम जब स्नैक की फोटोग्राफी करते हैं तो वो सबसे चैलेंजिंग होता है कि अगर आप वेनमस है तब तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि आप कैमरे में देखते हो और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि सांप आपके ऊपर अटैक करे। जी जी जी। तो ऐसा कोई मोमेंट्स रहा बहुत रिस्क वाला? हाँ, रिस्क वाले तो बहुत सारे मोमेंट हैं। अगर मैं बेसिकली मैम अगर मैं एक आपको बात बताऊं तो ये है कि जब आप स्नैक रेस्क्यू करते हो तो वो एक पूरा जर्नी रिस्क वाला होता है। रेस्क्यू प्रोसेस ही रिस्क वाला होता है या किसी भी एनिमल का रेस्क्यू कर रहे हो तो वो जो काम है वो एक प्रकार का रिस्क ही। आप डेंजर जोन के अंदर हो, दूसरी बात ये आपकी जी। लाइफ डेंजर जोन के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रिस्क लेकर के उनकी रक्षा कर रहे हैं तो जी मैम, क्योंकि आपका अगर ध्यान अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो सांप आपको काट लेगा। राइट। तो ऐसे कोई आप मेमोरी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे रक्षा के दौरान? कोई हादसा हो या फिर आपको सुकून मिला होगा उसको रेस्क्यू करने के बाद? मैम फर्स्ट मेरा करेज रेस्क्यू था तो वो थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट रेस्क्यू हो गया था। बेसिकली 4 फुट का करेज और 4 फुट का करेज बहुत इजी गोइंग नहीं मिलता और इसमें देखने को मिलता। तो 4 फुट का करेज था और मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं था जिसमें मैं उसको डाल दूं, बर्तन या जो भी सोच लो आप, डब्बा या कुछ भी नहीं था। जी। तो मुझे किसी ने रात को 2 बजे कॉल किया था और मैं वहाँ गया था तो वो हेक्टिक हो गई थी सिचुएशन और मैंने उसको पकड़ तो लिया था बट वो मेरे को जो लाके दिया ना वो अलग टाइप का कुछ था, जो जरिकन टाइप होते हैं ना। जी। हाँ, तो उसमें मैंने उसको रेस्क्यू किया था और बेसिकली करेज का मुंह माउथ होता है वो थोड़ा सा पतला सा होता है, बॉडी के रेशियो में माउथ पतला होता है। जब आप उसको अंदर पुश करते हो तो वो माउथ बाहर निकाल लेता है, उसका मुंह बाहर निकाल लेता है, तो वो आपके लिए बहुत डेंजर सिचुएशन हो जाती है। तो उसे 3 या 4 बार मुंह बाहर निकाल लिया था। तो उसके बाद मतलब मेरे को उसको रेस्क्यू करने में 1 घंटा लग गया था। तो वो थोड़ा सा बहुत मतलब डेंजर मान सकता हूँ मेरे। जी 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 बिल्कुल। और आपने कहा कि फर्स्ट टाइम आप रेस्क्यू करने गए थे और रात को 2 बजे और इसके साथ साथ आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने ट्रेनिंग्स भी ली है, आपने पढ़ाई भी किया है, लेकिन कई लोग हम देखते हैं कि वो बिना पढ़ाई के बिना ट्रेनिंग्स किए भी रेस्क्यू करते हैं आसपास के एरिया में, तो वो कितना सही है और कितना गलत है? नहीं मैम मैं तो एक बात बताना ये चाहूंगा कि रेस्क्यू का काम अगर आप आपकी जो बॉडी की स्थिति है वो सही नहीं है, जैसे आपने सही से नींद नहीं ली है, आप थके हुए हो, तो मेरे हिसाब से आपको रेस्क्यू के लिए अगर आप पॉसिबल हो तो मना ही कर दो तो ठीक। क्योंकि रेस्क्यू का प्रोसेस ये है कि वैसे तो 15 मिनट का प्रोसेस होता है, 10 से 15 मिनट, बट अगर आप थके हुए हो, आपको नींद आ रही है तो नेक्स्ट आपको पलक झपकते में काट लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपकी जो मानसिक और शारीरिक स्थिति सही होनी, मेरा मानना ये है। उसके बाद एक आता है कि आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए प्रॉपर वे में। और हमारे जितने भी ग्रुप है उनको मैंने जब भी सिखाया तो मैंने यही सिखाया कि वेनेमस और नॉन वेनेमस को आप जो ट्रीट कर रहे हो सेम ट्रीट करो। हम नॉन वेनेमस को भी वेनेमस की तरह ही ट्रीट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जहरीला जैसे अपन समझते हैं कि जहरीले सांप और बिना जहर वालों को एक ही तरह से पकड़ते हैं जी, मतलब उसको बिना जहर वाले को भी जहर जैसा मानते ही पकड़ते हैं। सावधान तो रहना ही चाहिए, सतर्क रहना ही चाहिए। हाँ, तो इसलिए ये है कि इसका मतलब ये है कि आपको उसको माउथ से हैंडलिंग करनी इजी गोइंग यही होगा कि आप जितना जल्दी उसको बैग में डाल दो, या इजी गोइंग बैग में जा रहा है तो ये और अच्छा है। तो बस वो 10 से 15 मिनट का सिचुएशन जब व्यक्ति ये होता है कि जब कहीं फंसा हुआ है, एक्चुअली फंसा हुआ का मतलब ये है कि सांप छुपने के लिए जगह ढूंढता है, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्योंकि उसमें आपको सांप को ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। जी सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आगे आपका क्या लक्ष्य है हमारे जवाई को लेकर के, अरावली रेंज को लेकर के, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर? जी मैम, यहाँ से एनिमल की बहुत सारी स्कीम पाई जाती है, तो वही है थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा काम करेंगे। और एक और बात है कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं जो जवाई में कचरा थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बहुत टूरिज्म जहाँ होगा वहाँ कचरा बढ़ेगा, तो प्लास्टिक का यूज और ये सारा बढ़ेगा, तो ये थोड़ा सा कम करने की और कोशिश की जाएगी। जितने भी सफारी है उनको थोड़ा सा सफारी वालों को समझाया जाएगा और
टूरिस्ट को भी गाइड किया जाएगा कि यहाँ पे जब जिस जगह पे डालना है उस जगह डाले कचरा, दवाई में अंदर ना डाले कचरा। इसको क्या है कि पॉल्यूशन तो फैलाया जाए और साथ में जितनी बर्ड स्पीशीज है उनको भी थोड़ा सा हार्म करे। जी, जी, बिल्कुल। तो पॉल्यूशन हम ना बढ़ाएँ और जैसे आपने कहा टूरिज़्म है, तो फिर कचरा बढ़ ही जाता है। लेकिन जवाई के बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीम हैं, कानाराम जी और आपकी टीम जो जी जी ये कार्य कर रहे हैं, हमने सुना है। तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी जैसे दिवाली है, तो हम पटाखे भी फोड़ रहे हैं, तो बहुत सारे कुछ हद तक दिया तो जलाते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए सही माना जाता है। साइंटिफिक रीज़न से जब हमारे पूर्वजों ने जो कहा था घी के दिया जलाना या अलग-अलग प्रकार के तेल जो प्राकृतिक हैं और प्रकृति के लिए सही है। लेकिन पटाखे फोड़ने से वाइल्ड लाइफ को क्या हानि पहुंचता है, ये जानना चाहिए। जी मैम, फर्स्ट तो यही है कि एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। और अगर वाइल्ड लाइफ के संदर्भ में ये देखो तो एयर पॉल्यूशन तो हुई है, उसके साथ एक नॉइज पॉल्यूशन बहुत बड़ा रीजन होता है। अगर आपके घर में भी अगर डॉग है, आपके घर में डॉग है, तो आपको पता होगा कि इसका जो शोर होता है उससे डॉग बिल्कुल डर जाता है लिटरली। नॉइज एंड लाइट पोल्यूशन। जी, यस मैम, एनिमल इनके जो शोर से बहुत डर जाते हैं एक्चुअल में, और ये इनकी मौत की वजह से बन सकता है क्योंकि ज्यादा शोर से शॉक लग सकता है एनिमल को। तो हार्ट अटैक टाइप भी एनिमल्स को होता है क्या, वो डर जाते हैं जब? जी मैम, शॉक लग जाता है। शॉक लगता है उनको। जी, वो शॉक। ओके ओके, ज्यादा डरने की वजह से। गर्मी से जैसे ज्यादा डरने की वजह से शॉक लग सकता है, शॉक से उनकी मौत हो। जी, अगर आपको पटाखा फोड़ना ही है तो फिर आप कहीं दूर जाएं, वाइल्ड लाइफ से दूर, जहाँ पे आप जी मैम इसका लुत्फ उठा सकते हैं, ये लेकिन भी इस हो बात सकता का है। ख्याल और रखें। आप एक और काम कर सकते हो कि आप बड़े पटाखों की बजाय छोटे पटाखों को यूज कर सकते हो। अगर आपको उसमें हैप्पी मिल रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि थोड़े से पटाखे जलाने, तो छोटे पटाखों का भी यूज कर सकते हो, बड़े ना जला। ज्यादा छोटे पटाखे का और इस्तेमाल। ज्यादा जो ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं उनको ना जलाए, कम पॉल्यूशन वाले और छोटे पटाखे यूज कर छोटे पटाखे जलाना चाहिए, जला सकते हैं और यूज़ करना चाहिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि हमें पता है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है इस वक्त। उस प्रकार की दिवाली जैसे हम बचपन में करते थे वो दौर नहीं रहा है। और बहुत वैसे तो जलाना तो चाहिए ही नहीं, पटाखे तो वैसे नहीं जलाने चाहिए क्योंकि अभी की बिल्कुल। जो सिचुएशन देखती तो नहीं जलाने चाहिए। बट फिर भी अगर आपको जलाना है तो थोड़े से छोटे या मिड रेंज के कर सकते हो और यूज, और कम मात्रा में यूज कर सकते हो खुशी के लिए। जी, इको दिवाली बच्चों में स्पेशल थोड़ा हम होता मना है। सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे जिद कर रहे हैं और आपको जलाने का मन है तो आप छोटे पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ओमवीर जी ने कहा। जी, तो अभी वक्त हो गया आपसे अलविदा कहने का, तो जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और आप बताइए। यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर सभी को रहने का अधिकार है और सभी की समान लेवल पे, सिर्फ हमें थोड़ा सा ज्यादा नॉलेजेबल और थोड़ा सा बोलना आ गया, उसकी वजह से हम अपने आप को ये मानते हैं कि नहीं सब हमारा ही है। सभी को जीने का हक। ऑलरेडी जितने भी एनिमल्स है तो इक्वली देखो, और पेड़ पौधों और जानवरों को केयर जरूरत है थोड़ा सा, और अगर ये बचे रहेंगे तो हम भी बचे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एनिमल्स और प्रकृति ये बचे रहेंगे तो हम भी बचे रहेंगे, ये सर का मैसेज है। और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी जुड़े रहेंगे और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, बर्ड्स के बारे में जो भी रिसर्च आप करते हैं, आप रेडियो मधुबन पर अपने श्रोताओं के साथ ये साझा करते रहेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आपका मैम, शुक्रिया। आपने मेरे को ये मौका दिया और सॉरी भी कि मैंने ये डिले किया थोड़ा सा। जी जी, तो हमारे श्रोता मित्रों को पता तो है नहीं कि ओमवीर जी से हम काफ़ी मतलब कह सकते हैं शायद 1-2 महीने से प्रयास कर रहे थे कि सर से बात हो और आप सभी तक उनकी बातें पहुंचाए जाए, लेकिन कोई बात नहीं, एंड आगे जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। तो यहीं पर हम रुकना चाहेंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम सुनने के लिए। सुरेश भाई, देवी पूजक जी, उन्होंने भी काफ़ी लंबे समय के बाद बातचीत हुई उनसे, उन्होंने कॉल किया, उनका भी धन्यवाद है। और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। आप सभी का दिवाली शुभ हो, बहुत बहुत
शुभकामनाएं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM। अगला कार्यक्रम है करियर ऑप्शन। नमस्ते। करके ऐसी दिवाली मनाए, धरती आकाश हम जगमगाए, सारे अंबर के तारे जमीन पे ले आए, रोशनी दिल में सबके फैलाए। ऐसी हो प्यारी दिवाली, जीवन जग में हो खुशहाली, स्वर्ग अपनी धरती को बनाए। हाथों में हम हाथ दिए हो, ईश्वर का भी साथ लिए हो, हम उमंगों के रंग लगाए। आओ मिल कर के ऐसी दिवाली मनाए, धरती आकाश हम जगमगाए। साथ में एकता में ताकत है, बाहों में शक्ति है, दुनिया को हम बदल के दिखाएं। दुआओं की फुलझड़ियां, आशाओं की लड़ियां, अखियों से नव युग दिखाएं। अब तो ना देर है, दिन वो ना दूर है, खुशखबर सबको सुनाए। ऐसी हो प्यारी दिवाली, जीवन जग में हो खुशहाली, स्वर्ग अपनी धरती को बनाए। हाथों में हम हाथ दिए हो, ईश्वर का भी साथ लिए हो, हम उमंगों के रंग लगाए। आकाश हम जगमगाए, सारे अंबर के तारे जमीन पे ले आए, रोशनी दिल में सबके फैलाए।